अब अपन देखते हैं सौर परिवार या सोलर सिस्टम। ऐसा परिवार जिसका मुखिया है वो सूर्य है और उस मुखिया के परिवार में जो अन्य सदस्य है जैसे ग्रह है, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह है, ग्रहों की कक्षा को काटने वाले बौने ग्रह है और बौने ग्रहों से छोटे हैं कुछ लघु ग्रह है, कुछ पुच्छल तारे धूमकेतु है, कुछ उल्का है, कुछ पिंड धरती पे टकरा जाते हैं तो उल्का पिंड बन जाते हैं। इस तरह से इस परिवार के सदस्य और इस परिवार का मुखिया सूर्य मिलकर और सौर परिवार या सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब इस सोलर परिवार की शुरुआत कहां से होती है उसके लिए मैं आपको एक सन लिख रहा हूं। ये सन है 1543। इस 1543 में क्या होता है, देखिए इससे पूर्व यानी 1543 से पहले कि जितने भी खगोल शास्त्री हैं, चाहे आर्यभट्ट हो चाहे भास्कराचार्य हो, सब ये मानते थे कि पृथ्वी है वो मुखिया है, यानी बाकी सब चीजें पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन सबसे पहले 1543 के अंदर यहां पर एक वैज्ञानिक होते हैं जिसका नाम है कोपरनिकस। ये कोपरनिकस कहते हैं कि इस परिवार का मुखिया है वो सूर्य, यानी सारी की सारी चीजें सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस तरह से सौर परिवार का मुखिया सूर्य घोषित हुआ। अब अपन देखते हैं जब सूर्य मुखिया है तो इस मुखिया के चारों तरफ के ग्रह कौन होंगे और उपग्रह कौन होंगे और इनकी क्या स्थिति है। तो सूर्य के चारों तरफ अगर कोई इस तरह से मोटी अंडाकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाने वाला लेकिन किसी दूसरे के काम में यानी दूसरे की कक्षा या दूसरे के मार्ग में टांग नहीं अड़ाए वो तो है ग्रह, और दूसरे की कक्षा में यानी उसको काटता हुआ या टांग अड़ाता हुआ चले उसको बोलते हैं बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट। देखिए 2006 के अंदर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हुई थी, यानी अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये तय किया कि ये जो खराब दूसरे की टांग अड़ाने वाला काम है वो प्लूटो नाम का ग्रह करता है, इसलिए प्लूटो को ग्रहों की जमात से उसको निकाल के और बाहर कर दिया और उसको नाम दिया बोना ग्रह। अब उस प्लूटो के साथ में और भी नाम है, जैसे प्लूटो है, एरेस है, सेरेस है। प्लूटो, एरेस और सेरेस ये तीन बोने ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये दूसरे किसी न किसी ग्रह की कक्षा का चक्कर काटने में उसमें टांग अड़ाते हैं, उस ग्रह को भी ग्रह की कक्षा को काट लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकालने वाले ग्रह, तो उन ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ये मान लो देख लीजिए सूर्य है। अब उन सूर्य के जो बिल्कुल पास में है, जो पास में है तो देखिए पास वाले की क्या स्थिति होगी और दूर क्या रहेगा। यानी कोई पूरा अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर चट्टाने हो और गैसें हैं, तो देखिए गैसें हैं वो हल्की होती है, वो हमेशा सूर्य से दूर रहेगी। जैसा कि अपन पुच्छल तारे या धूमकेतु के अंदर देखते हैं कि धूमकेतु की पूंछ है वो सूर्य से दूर रहती है। तो ठीक उसी तरह से सूर्य से कुछ ग्रह जो गैस वाले हैं, बिल्कुल गैस वाले हैं, वो सूर्य से दूर रहेंगे, और कुछ जो चट्टान है मजबूत है वो इस सूर्य के पास रहेंगे। तो पास में रहने वाला सबसे एकदम सबसे पास वाला और सबसे छोटा ग्रह ये तो है बुध। इसके बाद में दूसरा सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इसके बाद में 3 नंबर पे हम आते हैं और पृथ्वी साइज के हिसाब से नंबर 5 पे, यानी 5वां बड़ा ग्रह। और इसके बाद में इसके जस्ट पास में जहां पर जीवन की तलाश करते हैं ये हो गया मंगल। इन चारों ग्रहों की साइज ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक साइज है, लेकिन इनका घनत्व बहुत ज्यादा है और चट्टान है, धरातल है, यानी इस पे आप कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, इसलिए इन ग्रहों को धरातलीय ग्रह कहते हैं या चट्टानी ग्रह कह सकते हैं। अब इसके बाद के जो ग्रह वो बिल्कुल गैस के गोले,
और गैस कैसे, अब जैसे इसमें देखते हैं अपन, सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति या जुपिटर। अब ये गैस का इतना बड़ा गोला है, सबसे साइज में बड़ा है। इसके बाद में देखते हैं शनि महाराज, जैसे बिच्छू चक्कर लगाता है, तो बिच्छू दीपावली को अपन छोड़ते हैं तो चारों तरफ वो वलय बन जाती है। ठीक उसी तरह से इस शनि महाराज के चारों तरफ ये ऐसी वलय दिखाई देती है। इन वलयों को दिखने के कारण ये सबसे खतरनाक है, यानी हमारे नक्षत्रों में, राशिफल में इन वलयों के कारण ये सबसे खतरनाक, यानी जो राशियों के दुष्प्रभाव में शनि की दशा है वो खराब मानी जाती है। इस शनि के बाद में बिल्कुल अब दूरी देखिए, दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहां पर ये दो ग्रह बन गए जो बिल्कुल बर्फ वाले हैं, यानी यहां पर ये बर्फ है, और यहां पर ये क्या है, ये गैस के हैं, ये भी गैस का बना हुआ है। इस तरह से दो तो बहुत दूर है, वो तो है बर्फ के बने हुए, पास वाले चार ये चट्टानी हो गए, ये चारों के चारों गैसीय। अब गैस चाहे बर्फ की है या सामान्य गैस है, इन चारों को जो बाहर की तरफ चार है इनको मिलाकर और बोलते हैं बाह्य या कम घनत्व वाले या गैसीय ग्रह, जबकि इनको बोलते हैं ये पास वाले हैं, धरातलीय है, ज्यादा घनत्व वाले हैं। अब इनका करते हैं नामकरण। नामकरण में देखिए हिंदी माध्यम में आपको शुरुआत, यानी कोई भी कार्य करते हैं तो गणेश जी के वार, गणेश जी का वार यानी बुधवार से शुरू करते हैं। इसके बाद में आपको एक एक दिन छोड़ते हुए और आगे बढ़ना है। एक दिन छोड़ा बुध के बाद में आपने गुरु को छोड़ा तो नेक्स्ट वार हुआ शुक्र। इसके बाद एक दिन छोड़ा तो हमारा छुट्टी का दिन यानी रवि। फिर एक दिन छोड़ा तो जहां पर जीवन की तलाश कर रहे हैं वो है मंगल। फिर एक दिन छोड़ा तो जो हुआ उसका नाम है बृहस्पति। फिर आपने एक दिन छोड़ा तो वलयों वाला गैसीय वलय जिसका नाम है शनि, और बाद में बर्फ वाले अरुण एवं वरुण। ये इस तरह से 8 ग्रह हुए हिंदी में। अब देखते हैं इंग्लिश के अंदर बिल्कुल एक सेंटेंस बनता है। सबसे पहला है ये है मरकरी, मरकरी के बाद में आता है वीनस, वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में ये आ गया मार्स, मार्स के बाद में आ गया ये जुपिटर, जुपिटर के बाद में आ गया सैटर्न, सैटर्न के बाद में आ गया यूरेनस, और यूरेनस के बाद में आ गया नेपचून। ये इस तरह से इन सब का अगर एक एक का पहला अल्फाबेट पकड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है माई वेरी एनर्जेटिक मदर, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी मेरी ऊर्जावान माताजी ने अभी अभी मुझे नट्स यानी जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ये जस्ट हमें दी है खाने के लिए। इस तरह से इस सीक्वेंस के अंदर अंग्रेजी में सारे प्लेनेट्स याद हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं इन प्लेनेट्स के बारे में कुछ खास खास बातें। खास खास बातें क्या हो सकती है कि अगर ये अपने अक्ष पे घूमता है तो वो है रोटेशन या घूर्णन, घूर्णन काल कितना है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो परिक्रमण काल कितना है। इसी के साथ में देखते हैं सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ठंडा कौन सा है, फिर देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कुछ खास बातें। तो सबसे देखिए पास में है बुध, सबसे पास में भी है और ये सबसे छोटा भी है। अब सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा बृहस्पति या जुपिटर है। सबसे बड़े ग्रह का नाम जुपिटर या बृहस्पति। अब अपन बुध में देखते हैं कि बुध सूर्य के पास में, अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा गर्म
कौन सा है? तो बिल्कुल अपन उतावल में आंसर देते हैं कि सूर्य के पास में वही सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, और ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो शुक्र क्यों है? अब इसको समझने के लिए आपको यूं सोचना पड़ेगा कि मान लो अपन एक कमरे में 20-25 लोग बैठे हैं, या यूं मान लीजिए भैंस के तबेले में गाय भैंस है, वहां पर वो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उस गर्मी का कारण हमें तलाशना पड़ेगा। हम जो हमारे शरीर से गैस छोड़ते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। गाय भैंस के तबेले में होती है मीथेन। अब इसके अलावा अपन जानते हैं कि धरती हमारी गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि हम जितने भी कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके जलाने से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके कारण क्या होता है, ये सूर्य की किरणों को पकड़ के बैठ जाती है। इस कारण है हमारी धरती गर्म हो रही है। तो ठीक ऐसे ही कुछ कारण, यही कारण है कि इस शुक्र या विनस, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग 96%, और दूसरी मेथेन, यानी ये गैसें बहुत ही ज्यादा है। ये गैसें बहुत ज्यादा होने के कारण मतलब ये सूर्य की गर्मी को पकड़ कर और बैठ जाती है, इसलिए इसका टेम्परेचर है वो ज्यादा है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है, इसका 880 के आसपास है, यानी शुक्र का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अब शुक्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा चमकीला है। देखिए किसी आंख में पूरा आंख के अंदर सफेद धब्बा बन जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसको आंख को बोलते हैं, तो आंख होगी इसके शुक्र तारे के समान। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा हुआ? शुक्र। अब इसकी साइज हिसाब से देखें तो इस साइज है वो बिल्कुल पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद में है पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यहां पर जीवन है, कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो अपन अलग से देखेंगे कि पृथ्वी की क्या विशेषताएं हैं। फिर देखते हैं अपन मंगल जिसके ऊपर अपन जीवन की तलाश कर रहे हैं। अब जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसके यहां पर जो वर्ष होता है वो लगभग इस पृथ्वी के दुगना होता है, लेकिन घूर्णन काल है वो पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। ये अपन घूर्णन काल और अलग से देखते हैं। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा बृहस्पति, और गैसीय वलय मतलब चारों तरफ रिंग वाला है वो है शनि, और बाद में है दो ये अरुण और वरुण। अब अपन देखते हैं कि इनमें से सबसे छोटा परिक्रमा काल, यानी किसी सूर्य के चारों तरफ फटाक से चक्कर लगा दे वो काल किसका होगा, और सबसे ज्यादा परिक्रमा काल किसका होगा। अब सूर्य के चारों तरफ तो ये बहुत दूर है। अब ये इतना दूर है कि ये 165 वर्षों के अंदर ये अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। यानी इसके परिक्रमण काल पूरा करने में कितना समय लगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 165 साल में। यानी हमारा एक साल, इसके एक साल कितना हो गया, हमारे वाले 165 सालों के बराबर। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा जो सबसे पास में फटाक से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है सिर्फ 88 दिन के अंदर। यानी 88 दिन के अंदर फटाक से चक्कर लगा देगा। यानी इसका एक साल कितने दिन का हुआ, 88 दिन का। जो हमारा एक साल होता है 365 दिन का, इसका एक साल है वो 88 दिन का है। ये तो हो गया परिक्रमण काल। दूसरा देखते हैं इसका घूर्णन काल, यानी अपने अक्ष पर घूमने वाला समय। अब अपने अक्ष में सबसे जो कम समय के अंदर जो घूम लेता है उसका नाम है बृहस्पति या जुपिटर। ये जुपिटर क्या करता है, सिर्फ 9 घंटे और 56 मिनट के अंदर, इतने कम समय के अंदर अपने अक्ष पर घूम लेता है। यानी बिल्कुल ही कम समय के अंदर फटाक से अपने अक्ष पर घूम लिया। यानी हमारे वाले 24 घंटे, यानी इसका दिन और रात होता है वो 9 घंटे और 56 मिनट का। इतना कम घूर्णन काल इसका जुपिटर का या बृहस्पति का। अब सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा होता है शुक्र का। सबसे ज्यादा शुक्र का, यानी इसका होता है 243 दिन के बराबर। यानी हमारा एक दिन और यहां वाले 243 दिन,
यानी अपने अक्ष पे घूमने में ये 243 दिन लगाता है। तो सबसे ज्यादा इसका हो गया ये घूर्णन काल। अब देखते हैं उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की संख्या जो ये दो पास में है, जैसे बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये पास में, तो पास में होने के कारण इसकी जो सारी की सारी चट्टानें हैं वो सब दूर हो गई। इसके पास में कोई इस ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला बचा ही नहीं, यानी इन बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो अब देखते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह, यानी हमारा तो एक ही है, चंद्रमा। फिर देखते हैं मंगल के उपग्रह कितने हैं। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। फिर सबसे ज्यादा वाला देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि के, और शनि के उपग्रहों की संख्या है वो 18 है। अब इसके बाद में बाकी वाले देखते हैं बृहस्पति के, तो बृहस्पति के 16 है, अरुण के है 17 है, और वरुण के 8 उपग्रह है। इन चीजों का कोई महत्व नहीं, लेकिन अपन सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि सबसे ज्यादा शनि के, और बाकी 0 किसके हैं। पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, और बाकी मोटा मोटी तौर पे सोच लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनके परिक्रमण काल और घूर्णन काल की तुलनात्मक अपन कैसे अध्ययन कर सकते हैं। पहले मैं लिखूंगा इनका परिक्रमण काल, और फिर बाद में लिखूंगा मैं घूर्णन काल। यानी परिक्रमण काल कितने समय का है और घूर्णन काल कितने समय का है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बुध। तो बुध का जो परिक्रमण काल है वो है 88 दिन का, और घूर्णन काल कितना है, वो है इसका 59 डेज का। यानी इस तरह से इनका परिक्रमण काल और दिनों के अंदर है। अपन ये भी देखेंगे कि जो बाहर वाले हैं उनका सबका वो जो घूर्णन काल है वो तो है बिल्कुल बहुत घंटों के अंदर, जबकि जो परिक्रमण काल है वो वर्षों के अंदर है, जबकि इनका परिक्रमण काल है वो दिनों में चलेगा। अब देखते हैं दूसरा है शुक्र। तो शुक्र का परिक्रमण काल हो जाएगा 225 दिन, और इनका घूर्णन काल हो जाएगा 243 दिन। अपन ने देखा था कि ये जो घूर्णन काल है वो इसका सबसे ज्यादा है, यानी बहुत ही लंबे लंबे दिन और रात होते हैं। फिर अपन पृथ्वी का जानते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है 365 दिन का, जबकि हमारा ये घूर्णन काल है लगभग 24 घंटे का, यानी 1 दिन का। फिर देखते हैं मंगल। तो मंगल के ऊपर मंगल का जो घूर्णन काल है वो होता है 687 दिन का, जबकि इसका घूर्णन काल दिन और रात है वो हमारे लगभग बराबर होते हैं, यानी 1 दिन के समान है। इन सब के बावजूद भी दिन और रात बराबर होने के बावजूद भी मंगल है वो पृथ्वी का जुड़वा नहीं है। पृथ्वी का जुड़वा कौन है, शुक्र है, क्योंकि साइज के हिसाब से इसको बराबरी साइज का लगभग। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वो 11 वर्ष और 11 दिन का है, जबकि इसका जो घूर्णन काल है वो है 9 घंटे और 56 मिनट का। यानी इस तरह से जो इसका घूर्णन काल है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है, यानी सबसे छोटा घूर्णन काल किसका है, बृहस्पति का। अब देखते हैं अपन शनि का जो परिक्रमण काल है वो है 29 वर्ष और 5 महीने। 29 वर्ष और 5 महीने का इतना लंबा परिक्रमण काल है, जबकि इसका जो घूर्णन काल है वो है 10 घंटे और 40 मिनट। 10 घंटे और 40 मिनट, 10 तो आवर्स हो गए और 40 मिनट्स, इतना इसका घूर्णन काल है। अब इसके बाद देखते हैं अपन अरुण का। अरुण का जो परिक्रमण काल है वो है 84 वर्ष। 84 वर्ष में ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा है वो पूरी करता है, जबकि इसका जो घूर्णन काल है वो है 17 घंटे और 14 मिनट। 17 घंटे और 14 मिनट का इसका घूर्णन काल है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन वरुण। वरुण का जिसका परिक्रमण काल है वो सबसे लंबा है, वो होता है 164-65 वर्ष के
बराबर 164 वर्ष या 165 वर्ष के बीच में, जबकि इसका जो घूर्णन काल है वो 16 घंटे और 7 मिनट के बराबर होता है। अब अपन इसमें देखते हैं कि सबसे ऊपर जो परिक्रमण काल लिखा हुआ है 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन, 687 दिन, 11 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष और सबसे ज्यादा, यानी जिस सीक्वेंस में बढ़ते हैं तो इनका जो परिक्रमण काल है, टाइम है, वो तो बढ़ रहा है, लेकिन अपने जो अक्ष पे घूमने वाला समय है वो कोई जरूरी नहीं है कि बढ़े। जैसे अपने अक्ष पे घूमने वाला समय लिखा देखा, पहले वाले का है सिर्फ 59 डेज, दूसरे का इससे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा घूर्णन काल है वो शुक्र का है 243 दिन। अब इनका देखा अपन एक एक दिन, और जबकि बृहस्पति का सिर्फ 9 घंटे में घूम लेता है। अब इनके बाद में गैस वालों को देखें तो 9, 10, 17, लेकिन लास्ट वाले का घट गया। इस तरह से ऐसा कोई नियम नहीं, कोई विशेष एकदम कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है कि घूर्णन काल एक सीक्वेंस में बढ़े या घटे। अब देखते हैं अपनी पृथ्वी, यानी हमारा अपना ग्रह। देखिए पृथ्वी की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, मतलब लोकेशन के हिसाब से, लेकिन साइज के हिसाब से ये 5वां बड़ा ग्रह है। इस पृथ्वी के ऊपर देखें तो लगभग 71% है वो जल है। इतना सारा जल है और जल का रंग कैसा होता है? नीला, इसलिए इसको नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो बाकी बचा हुआ 29% वो जमीन है हमारी। इस तरह से जल और जमीन में ये विभक्त है। फिर इसके ऊपर देखते हैं जो गैसों का किस तरह से बंटवारा है। तो गैसें हैं वो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78% के आसपास। दूसरे नंबर की गैस है हमारी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परसेंट है 21। ये देखिए ऑक्सीजन, जब पृथ्वी के ऊपर जीव बन रहा था तो शुरुआत के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी और जीव बन गया था। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि जीव बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके बावजूद भी हमारी धरती के ऊपर जीव बनने की अनुकूल परिस्थितियां बनी। यानी जीव बनने के लिए कोई ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, लेकिन जीव से जीव बनने और बड़े जीव बनने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। फिर भी जो भी है, जिन स्थितियों में हमारी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जीव पाया जाता है, इसलिए इसे जीवंत ग्रह कहते हैं। अब देखते हैं, दो गैसें तो होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो तीसरे नंबर की गैस कौन सी होगी? जनरली सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर की गैस का नाम है आर्गन, और मोटा मोटी तौर पे ये 1% होती है, 1% से थोड़ी कम, यानी 0.93% तक आर्गन पाई जाती है। और फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी जिज्ञासा है, तो ये बिल्कुल 0.03, इतने कम परसेंटेज के अंदर ये गैस पाई जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो बहुत कम है। अब देखिए हमारी पृथ्वी के ऊपर जीव पाया जाता है, जीवंत है, ब्लू प्लेनेट है, और घनत्व के मामले में हमारी पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो जीव और जीव के विकास के अंदर काम आई, वो अपन अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैसी जलवायु है, किस तरह से पाया जाता है। अब अपन पृथ्वी के बाद में देखते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं अपन चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है। देखिए जो भी जल होता है वो धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जबकि जो चट्टाने या रेत है, मिट्टी है, वो एकदम फटाक से गर्म हो जाता है और फटाक से ठंडा हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के जो भी स्थलीय भाग है, चंद्रमा का स्थलीय भाग है, उसके ऊपर तापक्रम का वेरिएशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अपन ने ग्रहों में देखा, सबसे दूर वाले तो बर्फ के बने हुए थे, बहुत ठंडे। सबसे पास वाले, हालांकि हिसाब से तो गर्म सबसे ज्यादा बुध होना चाहिए, लेकिन गर्म था शुक्र गैसों के कारण। पृथ्वी के ऊपर एक औसत टेम्परेचर पाया जाता है, यानी कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी बहुत ज्यादा ठंड। औसत टेम्परेचर होता है पृथ्वी का
औसत टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर और गैसों की ऐसी संरचना आ गई जिसके कारण हमारे यहां पर जीव संभव हुआ। ठीक पृथ्वी की उबड़ खाबड़ सतह के समान चंद्रमा की भी सतह है वो उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहां पर इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी गैसें वगैरह है, उसके मुकाबले चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना कम है और गैसों की ऐसी संरचना नहीं है और न टेम्परेचर है। इस कारण से इस चंद्रमा के ऊपर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा के ऊपर कोई किसी प्रकार का जीवन नहीं है। फिर भी अपन देखते हैं कि इस चंद्रमा और पृथ्वी की जो साइज है, पृथ्वी है वो चंद्रमा की तुलना में ये 81 गुना बड़ी है। यानी 81 चंद्रमा मिल जाए तो एक पृथ्वी के बराबर साइज का कोई चीज बन सकती है। यह हमारा उपग्रह है। ऐसा क्या कोई उपग्रह है जिसके ऊपर क्या जीवन की संभावनाएं हो सकती है? तो उसका उत्तर है टाइटन या टिटान, कुछ भी कह सकते हैं, ये स्पेलिंग है। टिटान है एक शनि का उपग्रह। इसके ऊपर ऐसी स्थितियां पाई गई कि इसके ऊपर जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक अभी भी इसके ऊपर खोज रहे हैं, यानी इसके ऊपर कुछ ऐसे जल की या तापक्रम की ऐसी स्थितियां मिली जिससे जीवन होने की संभावना हो सकती है। अब इस उपग्रह के बाद में अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे बौने ग्रह तो उसको कहते हैं जो किसी दूसरे की कक्षा को काटते हैं। अब काटने वाला उसको कहते हैं बौने, और बौने के उदाहरण मैंने बताया आपको, जैसे प्लूटो, एरिस और सिरेस। इसके अलावा जो बिल्कुल ही ऐसे घूमने वाले हैं, जो बाहर वरुण से भी बाहर या कहीं पे ऐसे छोटे छोटे पत्थर घूमते हैं जिसकी कोई ना साइज है ना कोई विशेष कक्षा है, उनको बोलते हैं लघु ग्रह। इसके अलावा एक पत्थरों की पूरी एक मार्ग बनता है, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यानी अपने को ध्यान में रखना है क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा मंगल व बृहस्पति के बीच में पाई जाने वाली पत्थरों की रेल। यानी ऐसे पत्थर है जो बिल्कुल एकदम चक्कर काटते हैं, पूरी पेटी बन गई, पूरा मार्ग बन गया, उस ग्रह को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा होते हैं उल्का क्या होते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ पिंड होते हैं जो दौड़ दौड़ के और पृथ्वी की तरफ आते हैं। अब पृथ्वी की तरफ आएंगे तो रास्ते में घर्षण से बिल्कुल ऐसे घिस के और नष्ट हो जाएंगे। इसके कारण से चमक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, शूटिंग स्टार जैसी चीज दिखाई देती है। लेकिन किसी न किसी हालत में अगर पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाते हैं तो जोर से धमाका होता है, पृथ्वी के ऊपर खड्डा दिखाई देता है। जब ये पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो इसको बोलते हैं उल्का पिंड गिरा। ऐसा एक उल्का पिंड का बड़ा खड्डा अमेरिका के एरिजोना नामक प्रांत के अंदर मौजूद है आज की तारीख में। और भी कई जगहों पर क्रेटर नाम जैसे खड्डों वाली झीलें बनी हुई है। तो ऐसी जो उल्का पिंड है वो भी अपने आप के अंदर जो अंतरिक्ष की संरचना है उसको जानने का माध्यम है। अब अपन देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पे जहां पर केवल जल ही पाया जाता है, यानी जो जल वाला भाग है उसको बोलते हैं जल मंडल। यानी जल वाला भाग, जहां पर केवल हवा है उसको बोलते हैं वायुमंडल, और जहां पर केवल पृथ्वी है तो उसको बोलते हैं जमीन वाला भाग यानी स्थल मंडल। यानी ये जमीन की कठोर भाग है। अब इन तीनों में वायुमंडल में भी जीव रहते हैं, जलमंडल में भी जीव रहते हैं और जमीन के ऊपर भी जीव रहते हैं। इन तीनों का भाग जहां पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जहां पर जीव रहता है सब जगह पर उसको बोलते हैं जैवमंडल। जीव रहने की अलग अलग परिस्थितियां मैंने आपको बताई। तो जहां पर अनुकूल परिस्थितियां वहां पर जीव पाए जाएंगे। हमारे वायुमंडल में भी जीव रहते हैं, जल में भी जीव रहते हैं और स्थल मंडल पर भी जीव रहते हैं। तो इस तरह से ये तीन मंडल हो गए और इन तीनों को मिलाकर और कह सकते हैं कि जहां पर जीव रहते हैं वो जैवमंडल बन गया। अब अपन देखते हैं कि हमारे चंद्रमा देखिए अपने अक्ष पर 29 दिन में यानी 29 डेज में चक्कर लगाता है।
तो उसी के साथ में ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन के अंदर एक पूरा परिक्रमा करता है। अब जैसे ही सूर्य कैसे सूर्य के सापेक्ष में ये इस तरह से हमें इसका प्रकाश दिखाई देता है। देखिए, कोई भी अगर उपग्रह है तो उसकी खुद की रोशनी नहीं होती। उपग्रह है या ग्रह है वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चमकने वाली चीजें सिर्फ तारे ही हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है। अब ये चंद्रमा जब घूमता हुआ किस तरह से हमारी पृथ्वी पर ये हम बैठे हैं, यानी पृथ्वी पर बैठे हुए इंसान के लिए किस तरह से ये स्थिति होगी, ये सापेक्ष है कि सूर्य की किरण इस चंद्रमा के ऊपर टकरा कर हमारी आंखों तक आएगी, तब हमें कोई न कोई चीज दिखाई देती है। अब मान लो चंद्रमा इस स्थिति में है, इस स्थिति में तो सूर्य की किरण यहां आएगी और हमें देखने पे बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं अमावस्या। यानी हमें जो चंद्रमा है वो बिल्कुल काला दिखेगा, चमकता हुआ नहीं दिखेगा। जबकि इस स्थिति में सूर्य की किरण सीधी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और काला भाग इस तरफ हमें देखने से कोई मतलब नहीं है। इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णिमा। मैंने आपको कहा कि चंद्रमा अपने अक्ष और पृथ्वी दोनों के चारों तरफ घूमता है। इस स्थिति में जैसे ही ये यहां से इस तरफ आएगा तो जो सूर्य के जो किरणें चंद्रमा के पड़ने वाली है उसकी मात्रा है वो बढ़ती है और घटती रहती है। जैसे ही पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से आगे क्या होगा, जो फर्स्ट एक है वहां पर थोड़ा सा ये कम रोशन होगा, फिर धीरे धीरे कम रोशन होता हुआ और अमावस्या की तरफ पहुंचेगा। तो जैसे ही पूर्णिमा से होता हुआ ये अमावस्या की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। जबकि अमावस्या से इस तरफ बढ़ता हुआ और वापिस पूर्णिमा की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इस तरह से दो पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष वाला पंखवाड़ा और शुक्ल पक्ष वाला पंखवाड़ा। तो ये दोनों को मिलाकर और लगभग एक महीना होता है। ये लगभग 15 दिनों का पंखवाड़ा, ये लगभग 15 दिनों का पंखवाड़ा। इनमें जो भी नक्षत्रों के हिसाब से है वो तिथियां कम ज्यादा होती रहती है। तो इस तरह से चंद्रमा की चमक जो हमें दिखाई देती है सूर्य के किरणों के कारण होती है और इसके कारण हमारी ये जो शक और विक्रम संवत के अंदर जो तिथियां हैं वो बदलती रहती है। इन चीजों को बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं। यानी चंद्रमा हमें कितना दिखता है, चंद्रमा की रोशनी और कितनी चमक दिखाई देती है, इस चीज को बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं।